चलिए, तो जीव विज्ञान, हम लोग जीव विज्ञान में उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो जीवों का लक्षण होता है। जीव किसको कहेंगे? हाँ, जो चल फिर सकता है, जो सांस ले सकता है, जो प्रजनन कर सकता है, यही ना, इसको क्या बोलेंगे? जीव बोलेंगे। तो जीव के पढ़ने से पहले, जीव विज्ञान पढ़ने से पहले हम लोगों को जीव के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक जीव नहीं होगा तो जीव विज्ञान कहाँ से आया? तो पहले जीव को लाएंगे तब ना जीव विज्ञान आएगा। तो पहले हम लोग जीव के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं वहाँ शुरू करते हैं, और सीधा कोशिका तोशिका पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले जीव न पढ़ो, जीव के ना आया, आए समझ बात है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान में जीवों की उत्पत्ति। मेरा पहला टॉपिक होगा जीवों की उत्पत्ति। मतलब धरती पर जो जीव आया है ना, वो किस प्रकार से आया है और कैसे आया है। शायद हम लोग नोट्स दिए थे आप लोगों को, पीडीएफ लिखे थे सब लोग। देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप लिखते जाइएगा ना छोटा हुआ चीज़, तो आपको हल्का बुझाएगा। और जो ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना बोधरेशन, हम जल्दी से क्यों स्टार्ट कर दिए एक्स्ट्रा क्लास, इसीलिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा जमा नहीं हो। चलिए, बहुत बच्चा बोला भी कि सर छोड़ दीजिए, कल अगला बार देखा जाएगा। बोले नहीं। चलिए, आप देखिए जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, जीवों की उत्पत्ति को लेकर के ना कई मान्यताएं हैं, कई अवधारणाएं हैं। कोई एक अवधारणा नहीं है कि कोई ये बता सकता है कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुआ। अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं ना, वो शोध कर करके अपना अपना अलग अलग तर्क दिए हैं। आ रहा समझे बात है? जो भी साइंटिस्ट हैं वो सारे जो है ना अपना अलग अलग तर्क दिए हैं कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुआ है, और उस शोध के आधार पर दिए हैं। क्योंकि जब जीव की उत्पत्ति हो रहा था तो उस समय ना वो साइंटिस्ट थे ना हम लोग थे, तो कैसे पता चलेगा? हम बैठ कर नहीं देख रहे थे क्या हुआ है, समझ में? तो वो शोध करके दिया गया कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जीवों की उत्पत्ति को लेकर के कई अवधारणा है, और उन अवधारणाओं में दो चार अवधारणाएं जो है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है कि स्वतः जननवाद। जो लोग लिखे हैं बोलते जाइएगा ताकि आपका भी रिकॉल होते जाएगा। दूसरा है हाँ जीव जननवाद। हाँ, उसके बाद बोलिएगा कौन है? ब्रह्मांडवाद, है ना, ब्रह्मांडवाद। और उसके बाद पदार्थवाद, यही ना। चलिए, अब देखिएगा साहब, ये चार अवधारणाएं मुख्य रूप से, ऐसे तीन ही फेमस अवधारणाएं हैं, चौथा अवधारणा थोड़ा सा अलग है। चलिए, तो ऐसे चार अवधारणाएं हैं, तीन अवधारणाओं को माना जाता है, चौथा अवधारणा पर थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। चलिए समझिएगा अब कि ये जो चार सिद्धांत आया कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन चार सिद्धांतों में क्या क्या सिद्धांत हैं इसको पहले समझना है। सबसे पहला नंबर जो स्वतः जननवाद है, इसको समझेंगे। इसको जो दिया था ना, ये सिद्धांत को, स्वतः जननवाद के सिद्धांत को अरस्तु दिया था। अरस्तु का नाम तो सुने होंगे। हाँ, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो ये सिद्धांत अरस्तु दिया, और अरस्तु बताया क्या जानते हैं कि जितना भी धरती पर जीव है ना, सब जीवों का निर्माण जो हुआ है ना वो निर्जीव पदार्थ से हुआ है। जितना भी धरती पर जीव बना है ना, सब निर्जीव पदार्थ से बना है, सजीव से कोई नहीं बना है। कौन बोला? अरस्तु बोला कि सभी सजीव निर्जीव पदार्थों से बने हैं। किससे बना है? निर्जीव पदार्थ से बना हुआ है। लेकिन पूछा अरस्तु को, ये बात तुम कैसे बोल सकता है कि सभी जो जीव है ये निर्जीव पदार्थ से बनल है, ये कैसे तुम कह सकता, बताओ? तो कौन अध्ययन कर लिया? तो माथार्थ नहीं हिल गया है कि सजीव आदमी है, आदमी सजीव है, मछली सजीव है, सब कुछ सजीव है, तो निर्जीव से क्या ना बन जाएगा? तो बताया, देखिए भैया, कि आप बालू ले लीजिए, पानी ले लीजिए, और थोड़ा कीचड़ ले लीजिए, ये रहेगा न जहाँ पे, वहाँ पर मछली जन्म ले लेगा। क्या बोला वो? कि जहाँ बालू रहेगा, क्या रहेगा? बालू।
पानी और कीचड़, ये जहाँ रहेगा ना तो यहाँ पर स्वतः जो हो जाएगा वो मछली उत्पन्न हो जाएगा, स्वतः यहाँ मछली जन्म ले लेगी। ये बताया कौन? अरस्तु। ऐसा में बात है। अब देखिए ये बातें बताया तो पूछा कि ये कैसे हो सकता है, तो बोला देखो बालू कौन ची है? निर्जीव। पानी कौन ची है? निर्जीव। और कीचड़ कौन ची है? निर्जीव। और वहाँ जन्म कौन ची ले लिया? मछली। तो इसका मतलब मछली कौन ची है? सजीव। तो बताइए निर्जीव से सजीव जन्म लिया कि नहीं? ऐसा नहीं बात है। और क्या लगता है आपको, ये सही है कि गलत है? क्या लग रहा है? कुछ ना कुछ हद तक सही लगता है, क्योंकि आप देखिए मछली जब भी होता है ना तो वो नदी के किनारे होता है मैक्सिमम मछली। ये अलग बात है कि आप बीज ला करके मछली को किसी गड्ढा में गिरा दीजिए तो अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि नॉर्मली जो गड्ढा होता है ना हम लोगों के आसपास में, जहाँ केवल मिट्टी वाला गड्ढा होता है, केवल मिट्टी हो और पानी हो, वहाँ पर जल्दी मछली नहीं होता है। उसमें उस खड्डा में ना हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा में डालते हैं बीज, तब जा करके होता है। आप देखिए ना अमूमन कि जो गड्ढा हम लोगों के आसपास में होता है जहाँ पर केवल मिट्टी हो, मिट्टी समझ रहे हैं ना, जो बालुई मिट्टी अलग हुआ और ये साधारण मिट्टी जो है अलग अलग मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सब अलग हो गया। तो इस मिट्टी में जहाँ पर गड्ढा हो, मिट्टी हो, पानी हो, वहाँ पर बहुत कम मात्रा में नहीं के बराबर लगता है कि मछली होता है। उस गड्ढा में हम लोग मछली का बीज डालते हैं ना। लेकिन आप देखिए नदी के किनारे, चाहे कोई भी गंगा नदी हो या फिर गंडक नदी हो या बूढ़ी गंडक हो, किसी में भी देखिए कि मछली धड़ल्ले से होता है। कोई उसमें बीज डालने जाता है क्या? नहीं डालता है ना, लेकिन वहाँ मछली हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस गड्ढा में पानी और मिट्टी होता है, लेकिन उस गंगा में क्या होता है कि बालू होता है, पानी होता है और क्या होता है? कीचड़ होता है। इसी वजह से वो क्या हो जाता है? मछली हो जाता है। ये गलत बोला कि सही बोला? सही बोला, सही है ना बोला? चलिए ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, ये तो सिद्धांत दे दिया, और इसका एक चेला था वो भी इसी का समर्थन कर रहा था, जिसका नाम था हेलमोल्ट। क्या नाम था? हेलमोल्ट। ये भी साइंटिस्ट था, ये भी साइंटिस्ट था। ये भी बोला कि अरस्तु जो बोल रहा है ना उसे एकदम सही बोल रहा है। तो बोला, इसको पूछा कि तू कैसे बोल सकता है एकदम सही है, तुम बताओ, तुम कौन सी कर दिया ऐसा तोरा पता चल गया कि ये सही है? बोला देखो हम भी एगो प्रयोग किए हैं। बोला कौन प्रयोग? देखो ऐसा करो, एगो सूती कपड़ा लो, तुम क्या लो? सूती कपड़ा लो, और उसमें क्या करो, पसीना से भिंगा करके गेहूं डाल दो। क्या करो? पसीना से भिंगा करके उसमें गेहूं डाल दो उस सूती कपड़ा में, और 21 दिन तक पसीना उसमें डालते रहो, उसको बांध दो और बांध के रख दो। 21 दिन तक उस पर पसीना डालते रहो। ऐसा में बात है। जब पसीना डालोगे ना तो 21 दिन के बाद क्या होगा, उससे चूहा उत्पन्न हो जाएगा। क्या बोला वो? चूहा उत्पन्न हो जाएगा। देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये हेलमोल्टवा बोला था, समझ रहे हैं? ये नहीं प्रयोग करिएगा नहीं होगा तो हम नहीं बोल रहे, ये सिद्धांत देता वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बात है। ये बताया कि देखिए भैया आप सूती कपड़ा लीजिए, उसमें गेहूँ आप बांध दीजिए, गेहूँ का बीज, और पसीना से भींगा होना चाहिए, और फिर क्या करिए कि उस पर 21 दिन तक ना पसीना चुआ चुआ के देते रहिए। ऐसा नहीं बात है। और 21 दिन के बाद वहाँ कौन चीज उत्पन्न हो जाएगा? चूहा उत्पन्न हो जाएगा। ये बात बोला। हाँ, पसीना नहीं जानते हैं, घाम जकरा बोलते हैं, समझे? तो ऐसा नहीं बात है। चलिए ये बातें समझ में है ना? अब देखिए ये बात क्या लग रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? गलत लग रहा है, लेकिन हमको कुछ हद तक सही लग रहा है। इसलिए सही लगता है कि चूहा की बात अगर थोड़ा सा हटा के देखें तो ये क्या बोला कि गेहूं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? पानी, यानी पसीना। पसीना क्या है? पानी है ना, पसीना। तो गेहूं देखिए क्या होता है? निर्जीव, और ये भी क्या है? निर्जीव। एक से बोला चूहा। चूहा 1 मिनट के लिए हम हटा भी देते हैं, चलिए ठीक है, मान लीजिए कि चूहा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखिए कि जहां पर गेहूं वगैरह रखते हैं वहाँ पर क्या सुंडा हो जाता है, ना हो जाता है? होता है ना? क्यों हो जाता है? आप देखिएगा कि पहले गेहूं को जब कटता है ना तो पहले बढ़िया से सुखा देते हैं, सुखा के और तब उसको रखते हैं कोठी में। काहे रखते हैं? क्योंकि नमी, उसमें पानी की जो मात्रा, एक तो गेहूं हुआ अपने हुआ और उसके अंदर में पानी होता है, तो पानी जब होता है तो उसमें नमी रहता है, तो नमी के कारण वहाँ पर सुंडा लग जाता है। ऐसा नहीं बात है। तो इसी लेकर के हम सुखाते हैं ताकि नमी वहाँ से क्या हो जाए,
खत्म हो जाए, और फिर रखते हैं कोठी में। क्यों? इसलिए करके रखते हैं क्योंकि उसमें हवा नहीं लगे, क्योंकि हवा जो ही बहेगा ना, तो हवा में भी कुछ ना कुछ पानी की मात्रा होती है, नमी होती है। तो जो ही नमी लगेगा गेहूं में, तो गेहूं में जो ही नमी लगेगा और गेहूं खुद रहेगा, तो दोनों निर्जीव आकर के मिलेगा तो सूंडा हो जाएगा। ऐसा में बात है। और जो ही हो जाएगा तो इसका मतलब क्या? गेहूँ खत्म। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि गेहूं और जहां पर पानी की मात्रा रहेगा तो वहां पर कोई ना कोई जीव जन्म जरूर लेगा। ऐसा में बात है। चाहे वो चूहा बोला वो अपने प्रैक्टिकल में, प्रयोग में, लेकिन आप व्यवहार में देखिए तो कम से कम जीव तो उत्पन्न हो रहा है ना। तो इसका मतलब गेहूं निर्जीव, पसीना निर्जीव, और जो जीव हो गया वो क्या हो गया? सजीव। तो क्या लग रहा है, गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? अब लग रहा है सही। चलिए अब देखिए, एक बात और बोल दिया। ये बोला देखो ये बात तो ठीक है, हाँ ये बोला ठीक है, इतना बात तो बुझा गया ना। एक और बात बताते हैं। बोला कौन बात? देखिए कि दो ईंट ले लीजिए, दो क्या कर लीजिए? ईंट, जिसको ईंटा बोलते हैं, ले लीजिए। इस बीच में ना तुलसी का एक पौधा लगा दीजिए, और इस बीच में ना धूप नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं बात है, धूप नहीं आना चाहिए। और उसको ना 51 दिन तक छोड़ दीजिए वैसी है। वहां पर बिच्छू जन्म ले लेगा। क्या बोला वो? बिच्छू। बिच्छू मतलब समझ रहे हैं ना, बीज जिसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा वहां पे? बिच्छू जन्म ले लेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? हाँ हेलमोल्टवा बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। और एक बात बोला अरस्तु, ये मछली वाला। ऐसा जो बात है, ये चीज है। अब देखिए, अब ये बातें आपको क्या लग रहा है, सही या गलत लग रहा है? करने के बाद पता चलेगा। देखिए करने के बाद हर चीज चेक नहीं करिए, हो सकता है बिच्छू हो जाए, काट ले तो हमारे नाम लगाएगा। एक लड़का को बोले कि जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल जैसे लिखते हैं, तो उस पेंसिल में अंदर में ग्रेफाइट होता है, उसमें ना करंट पास करता है। ऐसा समझ? उठा मतलब पढ़ने में कमजोर था, बोले मास्टरबा झूठ बोल रहा लगता है, समझ रहे? मास्टरबा को हम बता देते सबके सामने। वो अपने दोस्त को बोला कि सबके सामने देंगे मास्टरबा कल पोल खोल। बोला कौन सी पोल? देखना ना कल तुम। ये बोला करंट रहता ऊपर से लकड़ी रहता, करे हमारा पढ़ा रहा तनिक पढ़ लिया, होशियार बन रहा मास्टरबा, समझ रहे? वो क्या किया, आगे भी छीन लिया अब पीछे भी छीन लिया, अब बोर्ड वाला में जाके ऐसे ऐसे पकड़ लिया, ऐसे कर दे रहे, समझ रहे हैं? अब पहुंच गया हॉस्पिटल, समझ रहे? तो उसको पूछे रहे, जब आया 1 सप्ताह के बाद ठीक ठाक हो, बोले तो काहे करंट छू लिया तार रहे? सर करंट नहीं छुए था, हमको लगा कि वो दिन आप झूठ बोल रहे थे, इसीलिए हम चेक कर रहे थे, समझ रहे बात है? तो इसीलिए करके हाँ ट्राई करिएगा तो अपने रिस्क पर करिएगा, जोखिम भरा है, ठीक है ना? हाँ चलिए, तो ये बातें भी हमें लगता है कि कम और बेश ठीक है। क्यों? आप देखिए गांव घर में जहां पर आप ईंट को जमा करके रखते हैं, और वहां पर वर्षा उर्षा का समय जब होगा, पानी उनी जब चल जाता होगा, तो वहां पर पेड़ पौधा छोटा छोटा उग जाता है। और जब ईंट को हटाया जाता है तो उसमें जरूर देखिएगा कि बीज जैसा कोई ना कोई जीव उसमें हो जाता है ना। तो इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ पौधा उगता है, पानी का नमी रहता है, और ईंट जमा है। और ईंट का देखिएगा ना, जब भी ईंट होता है ना तो उसमें ना छिद्र रहता है, नहीं ईंट जब जमा करते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रकाश नहीं जा रहा है। ये भी क्या बोला, ईंट को ऐसे रखिए कि बीच में प्रकाश नहीं जाए, और उसमें भी प्रकाश नहीं जा रहा है। और वहाँ पर देखिए बीज तो छोड़ दीजिए, कोई ना कोई जीव तो पैदा हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईंट निर्जीव, पानी निर्जीव है ना, और वहाँ से क्या निकल के आ गया, सजीव बन गया। तो इसका मतलब क्या बुझा रहा है, सही बुझा रहा है ना। और अरस्तु भी एक और प्रयोग किया था। ये क्या बोला जानते हैं, कि जहां पर कचरा रहेगा और पानी की मात्रा नमी रहेगा, वहां पर ना मक्खी जन्म ले लेगा। क्या बोला, ये मक्खी ले लेगा। कि जहां पर कचरा रहेगा और पानी की नमी रहेगा, वहां पर जन्म क्या ले लेगा, मक्खी जन्म ले लेगा। कौन बोला, अरस्तु बोला। आप देखिए जहां पर कचरा हो, सूखा कचरा जहां रहेगा, वहां पर देखिए कि मक्खी जल्दी नहीं बैठता है। बैठता है क्या, सूखा कचरा पे बहुत कम, नहीं के बराबर। और जहां पर गीला कचरा होगा, पानी की मात्रा होगा, वहां पर देखिएगा कि बहुत सारा मक्खी बैठता है। तो इसका मतलब है कमोबेश मक्खी वैसे स्थान पर, अगर वह स्थान उसको पसंद है, तो इसका मतलब उसका प्रजनन भी कहाँ होता होगा, उसी स्थान पर होता होगा ना। इसका मतलब है कि उसका जन्म भी कमोबेश वहीं से हुआ होगा। तो क्या लग रहा है, अरस्तु गलत है कि सही है? सही बोल रहा है। चलिए, तो ये हो गया आपका स्वतः जननवाद। आ रहा समझ बात है कि नहीं, क्लियर है ना? चलिए अब चलाइए, ये सारे बात तो आप लोग लिखे हुए हैं।
अब बताइए जीव जननवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये जीव जननवाद रुडोल्फ विर्चो और हाँ यहां पर देखिए दिया रुडोल्फ विर्चो और इसका समर्थक था लुई पाश्चर। और आप देखिए कि लुई पाश्चर कम बड़ा तो साइंटिस्ट नहीं है, अरस्तु भी तो कम बड़ा साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन ये रुडोल्फ विर्चो जो था ना, ये बोला कि जे अरस्तु जितने बात बोला सब झूठे बोला, ये ठीक नहीं है। आए समझ क्या बोला? ये बात झूठ है, समझ रहे हैं? वो झूठे कुछ कुछ बोल रहा है, पगला गया वो, समझ रहे हैं? तो तब एकरा पूछा कि तब कौन बात सही है? बोला वो जो बोला है ना कि सभी जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से हुआ, एकदम झूठ है, 1% ओकर ठीक नहीं है। हम जो बोलेंगे ना वो बात ठीक होगा। बोला कौन बात? तो बोला सभी जीवों की उत्पत्ति जो हुआ है ना सजीव से हुआ है, सभी जीवों की उत्पत्ति किससे हुआ है? सजीव पदार्थ से हुआ है। ऐसा है बात। अब बताइए दोनों फेरा लग गया, फेरा ही लग गया कि अरस्तु बोला, अरस्तु भी कम बड़ा साइंटिस्ट नहीं है, यहाँ पर रुडोल्फ विर्चो लुई पाश्चर दोनों बोल रहा है, ये भी कम बड़ा साइंटिस्ट नहीं है। तो आप देखिए कि कमो बेश साइंस में होता क्या है, केमिस्ट्री में खास करके जब आप आवर्त सारणी पढ़ते होंगे तो क्या होता है कि पहले पढ़ते हम लोग किसका नियम? नहीं, डोबे राइनर का ट्रिक नियम पढ़ते हैं ना, तब बोलते हैं ये गलत है। अब पढ़ लो कौन सा? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, तब फिर कहते हो ये गड़बड़ है, इन्हें पर दोष है एकरा में, समझ रहे क्या है? दोष है एकरा में। अब फिर जाकर के क्या पढ़ते हैं? मेंडलीफ का आवर्त सारणी, अब फिर पढ़ के फिर बोलते हैं नहीं यो गलत है, एकरो में दोष धर ले है, समझ रहे हैं? तो फिर उसको हटा देते हैं। अब फिर जाकर के कौन दिया? मोसले आधुनिक आवर्त सारणी, उसको बोल रहे हैं अभी तक सही है, लेकिन उसमें भी खामी हम लोग ढूंढ रहे हैं, खामी उसमें भी है। कुछ दिन के बाद वो भी बोलेंगे कि मोसलियो गलत है, समझ? अब घोंसले वाला ठीक है, समझ रहे बात को? आए समझ में? तो इस तरह से क्या हो रहा है साइंस में, मतलब साइंस में इस तरह की चीज़ होता है। उसी तरह से जीवों की उत्पत्ति देखिए, जो कंट्राडिक्शन है, मनुष्य के सामने में जो चीज़ें नहीं बना है उसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शन है। तो इसीलिए करके ये बोला। दूसरा बात ये क्या बोला समझिएगा, ये बोला कि तुम कैसे बोल सकता है कि सभी जीवों का उत्पत्ति सजीवे पदार्थ से हुआ है? तो बोला हम भी प्रयोग किए हैं। बोला तू कौन प्रयोग कर लिया रे? बोला देख बताते हैं तोरा कौन प्रयोग किए थे। अब ये क्या किया था देखिए, ये बोला कि 3 गो आप ना इस तरह से क्या ले लीजिए, बोला 3 गो आप फलस्क ले लीजिए जिसका गर्दन जो हो ना हंस के गर्दन जैसा हो। कैसा हो? हंस के गर्दन जैसा। 3 गो फ्लास्क लीजिए, मतलब घड़ा ले लीजिए 3 गो, ठीक है ना? और गर्दन क्या होना चाहिए? हंस के गर्दन जैसा होना चाहिए। आए समझ बातें? और ये बात कौन बोल रहा है? रुडोल्फ विर्चो और लुई पाश्चर बोल रहा है। आ रहा समझ बातें? चलिए अब देखिएगा कि बोला कि ये सब ले लीजिए 3 गो, एगो का क्या करिए मुंह बंद कर दीजिए, इसका मुंह क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए, और ये दोनों का मुंह न खुला रखिए। ये दोनों का मुंह क्या करिए? नहीं, 2 गो का मुंह बंद रखिए और एगो का मुंह खुला रखिए। अब बोला कि देखिए आप क्या करिए कि मांस का टुकड़ा ले लीजिए। क्या करिए? मांस का टुकड़ा ले लीजिए, कोनो मांस, किसी का मांस ले लीजिए आप, और 3 गो टुकड़ा ले लीजिए मांस का। और 3 टुकड़ा में एगो का ना जो बंद मुंह है ना इसमें रखिए आप कच्चा मांस। एगो मांस रखिए उबाल कर, एगो का रखिए आप उबाल कर, और इसमें भी रखिए उबाल कर। ऐसा नहीं बात है? तो एगो कच्चा 2 गो उबाल कर। अब बोला कि इसको ना आप कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। अब ऐसा ये क्यों बोला? हंस का गर्दन,
हंस के गर्दन के जैसा। इसलिए बोला कि देखिए अगर इसका मुंह अगर खुला रहेगा ना, इसका मुंह अगर खुला रहेगा तो चल जाएगा मिट्टी अंदर। अब मिट्टी अंदर जाएगा, इसके साथ साथ हवा अंदर जाएगा। तो आप की बोलिएगा अगर वहाँ जीव हो जाएगा उत्पन्न, तो आप बोलिएगा कि हवा से हुआ, हवा निर्जीव है। मिट्टी से हुआ, मिट्टी में निर्जीव है। इसी लेकर के मुंह आप बंदे करके रखिए। ऐसा नहीं बात है, एकदम 100% हम प्रयोग करके बताएंगे। बोला ठीक है। तो एगो रखा कच्चा, एगो का रखा उबाल करके, और इसको भी रखा उबाल करके। जब इसको रखा ना तो बोला कुछ दिन आप छोड़ दीजिए, और कुछ दिन जब छोड़ दिया ना तो देखा क्या गया कि जो कच्चा मांस था ना, ये ना पिल्लू फर गया। आए समझ, मतलब जीव हो गया उत्पन्न। आए समझ बात है, इसमें क्या हो गया, जीव उत्पन्न हो गया। यहाँ पर जीव उत्पन्न हो गया। और जो बॉयल किया हुआ था ना, इसमें जीव नहीं हुआ। ऐसा नहीं बात है, इसमें जीव हुआ ही नहीं, कोई कीड़ा उड़ा नहीं लगा। इसमें क्या लग गया, कीड़ा लग गया। तब हेलामोल्स बोला कि देखो भाई यहाँ बात कौन सी हुआ, तोरा काहे नहीं बुझा रहा है कि सजीव से उत्पन्न हुआ, बता देते तोरा। कि उबाल के रखे थे ना, तो एक कोशिका सब मर गया था। अब मर गया तक मतलब वो मांस क्या हो गया, निर्जीव हो गया। तो यहाँ पर देखिए मुंह बंद कर ले हैं, फिर भी क्या हुआ, जीव उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए मुंह क्या कर दिए हैं, खुला रखे हुए, लेकिन उबाल के रखे, फिर भी यहाँ पर जीव नहीं हुआ। और यहाँ पर देखिए बंद करके रख ले, न हवा जाने दे रहे हैं न मिट्टी जाने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जीव उत्पन्न हो गया, कीड़ा लग गया इसमें। तो इसका मतलब है कि एकरा बॉयल करके रखे थे, जकर कोशिका सब क्या हुआ था, मर गया था। लेकिन इसको बॉयल नहीं किए थे, कच्चा था, तो इसका सेल यानी कोशिका जिंदा है। और कोशिका जिंदा है, इसी वजह से उसी कोशिका से, सड़ा हुआ कोशिका से ही ये जीव क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। ये क्या लग रहा है आपको, गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? हाँ, आप देखिए कि कहीं कट फट जाता, आप कुत्ता उत्ता को देखिएगा कि कहीं कट उठ जाता, किसी भी व्यक्ति को कट जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देगा, तो वहाँ का कोशिका क्या हो जाता है, सड़ने लगता है। और सड़ने तो लगता है, लेकिन पूरी तरह से मरता नहीं। मरता कब है, जब होता है ना घाव, जब सूखने लगता, खट्टी नहीं पड़ जाता है, तब एक मतलब क्या हो, सूख गया कोशिका। क्या हो गया, कोशिका सूख गया। आए समझ, देखिए हम सोच रहे हैं अपना भाषा में समझ ले तो बढ़िया है कि नहीं, कि झूठे मास्टर की भाषा में, एकदम किताबी भाषा में कीड़ा बनना है। अपना भाषा में समझ लीजिए, बात खत्म है, समझना ही तो मेन है। तो अगर खट्टी लग गया ना, तो समझ जाइए कोशिका क्या हो गया, मर गया। ऐसा में बात है। और जब तक खट्टी नहीं लगेगा तो वहाँ का कोशिका कौन सी है, जिंदा है। तो आप देखिए जहाँ खट्टी नहीं लगता है ना, तभी वहाँ पर कोई कीड़ा उड़ा होता है। जैसे कुत्ता का मार देता है, कट उठ जाता है, तो आप देखिए उसमें पिल्लू हो जाता है, कीड़ा फट जाता है, नहीं फट जाता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ खट्टी नहीं लगा, खट्टी नहीं लगा तो वहाँ का कोशिका कौन सी है, जिंदा है। जिंदा है तो वहाँ कौन सी हो गया, कीड़ा हो गया। और जहाँ खट्टी लग गया वहाँ पर कीड़ा होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, बताइए, सजीव कोशिका था तब तो कीड़ा हुआ ना। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है ना, ऐसा नहीं बात है। तो ये इस तरह का प्रयोग किया। हम क्या बताएं कि जब भी मनुष्य के जीवन से पहले भी, अध्ययन से पहले भी कोई अवधारणा आया है, चाहे पृथ्वी बनने का या इस ब्रह्मांड बनने का, तो इसी तरह का कंट्राडिक्शन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि स्वतः जननवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इस तरह से या पूछ देगा कि कौन इसके समर्थक थे, आपको दिखा दिए हैं, हेलमहोल्ट्ज वगैरह था। ऐसा नहीं बात है, इतना बात है समझ में। और कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है तो पूछिएगा, नहीं ना, चलिए। हाँ हाँ हाँ, इसी का समर्थक दिया, इसी का समर्थक वो भी था। कौन, नहीं नहीं, ये रूडोल्फ विर्चो दिया था। क्या बोले, किस में, किसका, एक मिनट देख लेते हैं ना, किस वाला में, है ना, जीव जीवन रूडोल्फ विर्चो है ना। तो ना ना ना, ये तब किस में लिखे थे आप, ये ना ना, तभी उल्टा लिख लिए आप, ये इसी में नहीं होगा, ये इसी का है, ये संश्लेषण वाला अलग होगा। अच्छा, इसको हम सही करवा देंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ जीव बजाना, एक के बाद कैसे लिख सकते हैं, लुई पास्चर जहाँ पर है ना, तो ये था उसमें, ये डायग्राम, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, किसका, हाँ
देखिए ये जो ना रुडोल्फ विर्चो और रेड्डी दोनों मिल के ये प्रयोग किया था, समझ रहे हैं, दोनों सिद्धांत का। हाँ, चाहे तो रेड्डी भी रहेगा तो आप रेड्डी भी दे सकते हैं, या विर्चो रहेगा तो आप विर्चो दे सकते हैं। इसमें रेड्डी भी था, सिद्धांत का जनक रेड्डी और विर्चो दोनों था। क्या बता रहे हैं, रेड्डी और विर्चो दोनों। चलिए आया समझ बात है। चलिए अब चलाइए ब्रह्मांडवाद में। ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत कौन दिया बताइए? कौन? हेल्महोल्ट्ज और रिक्टर। आर्हेनियस होगा। क्या बोले? ये ब्रह्मांडवाद बताएं, कौन बताए आप? हाँ, रिक्टर और हेल्महोल्ट्ज और आर्हेनियस। देखिए ये भी कम बड़ा साइंटिस्ट तो नहीं है। आप आर्हेनियस के बारे में जानते ही होंगे। अम्ल क्या कहते हैं, अम्ल, क्षार और लवण जो चैप्टर है उसमें आप जानते होंगे कि अम्ल के बारे में बताया था आर्हेनियस। चलिए उसके बाद हेल्महोल्ट्ज, रिक्टर, ये 3 साइंटिस्ट इसके समर्थक थे ब्रह्मांडवाद का। अब देखिए ये तीनों क्या कहता है समझिएगा थोड़ा सा। इस दोनों में कोई डाउट है नहीं ना? डाउट है तब ये पूछ लीजिए। चलिए अब देखिएगा कि ये क्या बोला, ये रिक्टर, हेल्महोल्ट्ज और आर्हेनियस, ये सिद्धांत दिया हेल्महोल्ट्ज। अब देखिए क्या बताया कि ये बोला कि देखो भैया ये अरस्तु जो है ना इहो झूठे बोल रहा है, और रुडोल्फ विर्चो इहो सब झूठ बोल रहा है, समझ रहे हैं? तो पूछा तब सही कौन है? बोला अब जो हम बोलेंगे ना वो एकदम सही है, समझ रहे बात? तो सब एक दूसरे का झूठ बनाने के चक्कर में है। आए समझ बात है? तो अब बोला कि अच्छा तू बताओ, तोरो बात सुनिए लेते हैं, तू कौन सी बोल रहा है, समझ रहे? तो ये बोला देखो हम ये बात बोल रहे हैं कि जितना जीव है धरती पर, एको गो जीव के धरती पर निर्माण नहीं हुआ, जन्मे नहीं हुआ है। धरती पर एको जीव नहीं जन्म लिया है। आए समझ में? धरती पर जीव उत्पन्न नहीं हुआ है, पहला नंबर ये। तो बोला बताओ तब कहाँ हुआ? बोला देखिए ये जो है ना धरती पर किसी भी जीव का जन्म नहीं हुआ, सारे जीव का जन्म जो हुआ ना ब्रह्मांड में हुआ है, दूसरे ग्रह पर हुआ है। आए समझ बात है? ये धरती पर होबे नहीं किया। और जब वो टूटा ना, ब्रह्मांड टूटा, जो भी ग्रह है वो टूटा ना जब, क्योंकि ये गोला था पहले, बोला ये गोला था, और जब ये ब्रह्मांड टूटा ना तो टूटने के बाद, क्योंकि ब्रह्मांड पर ही जीवों का जन्म हुआ था, और ब्रह्मांड पर जब जीवों का जन्म हुआ ना तो वहाँ से जब टूटा तो टूटने के साथ ना बहुत सारे जीवों का ना कोशिका द्रव्य, सॉरी जीव द्रव्य ये पृथ्वी पर गिर गया, और इसके साथ साथ बीजाणु ये पृथ्वी पर गिर गया। पेड़ पौधे का बीज जिसको बोलते हैं बीजाणु, और सजीव जितना है जंतु वगैरह उसका जीव द्रव्य जब वो टूटा ना तो टूटते के साथ जीव द्रव्य धरती पर गिर गया। और जो ही धरती पर गिर गया कि यहाँ पर जीव, उसी जीव द्रव्य से जीव बनने लगा। आए समझ बात है? ये बात कौन बोला? हेल्महोल्ट्ज बोला कि ब्रह्मांड टूटा, टूटने के साथ वहाँ से बीजाणु गिरा तो पेड़ पौधा, और जीव द्रव्य गिरा तब उससे जीव अलग अलग उत्पन्न होने लगा, क्योंकि अलग अलग जीव द्रव्य गिरा था। मनुष्य वाला जीव द्रव्य अलग, समझ रहे? गाय भैंस बकरी वाला अलग, तो ओकरा सबसे अलग अलग जीव होने लगा, समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुआ है। ये सब एकदम झूठ बोल दिया है। आए समझ बात है? क्लियर है ना? ये बातें ये बोल दिया, बोला ठीक है। तब जाकर के क्या बोला, ये तो हो ही गया। तब आया एगो पदार्थवाद का सिद्धांत लेकर के। पदार्थवाद का सिद्धांत कौन दिया? कौन? नहीं, ये यही बात बोल दिया। हाँ चलिए, हाँ बोला भी, इस पर प्रयोग भी किया। तो इसमें प्रयोग किया जीव द्रव्य को ले लेकर के, समझ रहे हैं, कोशिका से। अब कैसे क्या ये भी बता देते हैं। अब थोड़ा सा पूछ दिए तो बता देते हैं। चलिए अब कहा कि देखिए कि छिपकली का जब पूंछ कट जाता है, कटता है ना, तो फिर से नया अंग निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि उसके पूंछ के पीछे ना जीव द्रव्य होता है, और उसी जीव द्रव्य से वो फिर सजीव पूंछ निकल जाता है। ऐसा नहीं बात है? इसी तरह से जब भी बहुत सारे जीव ऐसा होता है जो कट जाता है, कटने के बाद भी धीरे धीरे क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है,
पेड़ पौधा को भी देखिए, गुलाब को काट दीजिए, काटने के बाद फिर भी वो नया पौधा बना लेता है। तो उसी तरह से बोला कि वो जीव द्रव्य था, और जीव द्रव्य का गुण है कि नया जीवों का निर्माण कर देना। तो इसी वजह से इसका क्या हो गया, नए जीवों का निर्माण हो गया। आए समझ बात है, ये इसका सिद्धांत था। उसके बाद चला ये पदार्थवाद सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पदार्थवाद। चलिए, पदार्थवाद का सिद्धांत किसने दिया, बोलिए तो? कौन? ओपेरिन। पदार्थवाद ये क्या बोला? ये क्या बोला बताइए? कहता देखिए, हाँ सही बात है, कहता है देखिए ये जो है ना, जितना बात ये सब बोला है ना, सब ये सब झूठ बोला है, एक को नहीं सही है। आए समझ बात है, क्या बोला है? ये झूठ बोला है सब। तो एक पूछा अब सही कौन चीज़ है? बोला देखो सही यही है जो हम बोल रहे हैं। तो अब बोला कि अच्छा बताओ ओपेरिन, तब तुम ही बता दो कि सही है। बोला देखो जितने भी जीव का जन्म हुआ है ना, सब जीव का जन्म कार्बनिक पदार्थ से और वसा से हुआ है ना। और कौन सा अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड से। वसा से हुआ है, लिपिड से हुआ है, और कार्बनिक पदार्थ से। मतलब जितना भी पदार्थ है ना, जितना भी जीव है, सब जीव धरती का एकदम कार्बनिक पदार्थ से बना है। एक को जीव ऐसा नहीं है कि कार्बनिक पदार्थ से, कार्बन से बना है, से बोला सीधा बात, कोयला से बना है, कार्बन से बना है। एक को जीव दूसरा चीज से नहीं बना। कौन बोला? ओपेरिन बोला। और जीवों का जो निर्माण हुआ है ना, केवल वसा, लिपिड और कार्बनिक पदार्थ को मिला दीजिए तो ये नया जीव उत्पन्न हो जाएगा, ये बोला। तो ये बताए, पूछा कि कैसे? बोला देखिए कि किसी भी जीव को अगर आप देखिए तो वहां से एक चीज स्पष्ट निकलेगा कि अगर उसको जलाते हैं तो किस में बदल जाता है? कार्बन में। और आपको पता है कि अगर कार्बन में बदल जाता है तो इसका मतलब पहले से उस शरीर में कार्बन की मात्रा है। आए समझ में? और ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि शरीर में कार्बन की मात्रा होती है। उसके बाद बोला कि जितना भी मनुष्य है, मनुष्य या कोई भी जीव, उसका जो स्किन होता है ना, वो वसा से बना होता है, फैट से बना होता है, तभी उसमें मांस आ पाता है। मांस किससे बना होता है? फैट से। आप देखिएगा कि जो चर्बी लटक जाता है ना, तो चर्बी कैसे लटक जाता है? वसा के कारण। वो वसा जो होता है ना, एक उत्तक बना लेता है, एडिपोज उत्तक उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपोज उत्तक। तो एडिपोज उत्तक के कारण ही चर्बी सब जो बढ़ा रहता है, चर्बी नहीं है, वो वसा है। और वसा कौन सी बना रहता है? एडिपोज उत्तक। समझ रहे हैं? आप देखिएगा कि महिला खास कर खा लेगी, पकड़ के काम करेगी नहीं है ना, खा लेगी, हाँ भर पेट कोच के गला तक, काम करेगी नहीं है ना। समझ रहे हैं? उसके बाद कुछ काम तो आएगी नहीं। समझ रहे हैं? हाँ वही बात। कोच लेवेगी, खाना पचेगा कैसे? पचता नहीं है। तो फिर क्या हो जाता है? वो एडिपोज वसा जमा रह जाता है, और वसा जो ही जमा रह जाएगा तो बन जाएगा एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक बन जाएगा तो चर्बी देखिएगा एकदम से चलियो नहीं होगा। अब क्या ना, वजन क्या ना कम, खाए के टहलो ना, खाए के तुम सुतती काती है, पलट जाती है। हाँ बकलोल कहीं हाँ वही ना। तो एडिपोज उत्तक बढ़ेगा नहीं, कहेगा कि लगता है कि बीमारी हो गया है इसीलिए ना वजन बढ़ा। अरे बीमारी ने खाए के पलट जाती है तो क्यों होगा? हैं क्या हुआ? हाँ जेंट्स लोग में को ऐसा होगा जानते हैं, जिसको बैठल का काम होगा। समझ रहे? आप जैसे कि मास्टर देखिएगा सरकारी स्कूल का, वो शुरू में जाएगा तो रहेगा पतले, जब पैसा आना शुरू हो जाता है तो खाने लगता है बढ़िया फैट वाला चीज़, मछली मुर्गा पूरा खाएगा। स्कूल जाएगा तो पढ़ाएगा नहीं है ना, ऐसे खड़ा रहेगा, कुर्सी ले लेता है गो, अब बैठ जाएगा, अब पैर चढ़ा देगा बेंच पे, ना टांग उड़ा देगा। समझ रहे हैं? उसके बाद नौकरी हुआ, साल से 6 महीना नहीं रखता कि पेट है ना हो जाएगा, ना करके चलेगा। समझ रहे हैं? लो गजब हाल है। तो होगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं, बैठल रहेगा, एडिपोज उत्तक बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आए समझ बात है? बिहार पुलिस को ही यार। तो वही बात है कि एडिपोज उत्तक बढ़ जाता है। तो एडिपोज उत्तक बढ़ता है किसके कारण? वसा के कारण। किसके कारण? वसा के कारण। आ रहा समझ बात है? तो वसा ये कह रहा है कि शरीर जो बना है वो कार्बनिक पदार्थ से बना है, वसा से बना है। तो इसका मतलब है कि मांस जो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब शरीर का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब भी शरीर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, संरचना है, वो भी किससे बना होगा? वसा से ही बना होगा ना। तभी तो उसमें उसके साथ साथ बोला लिपिड से भी।
लिपिड से बना हुआ है। आए समझ बात। और ये कमोबेश हमको लगता है, वसा कैसे पता करेंगे कि वसा है कि नहीं? अगर देखिए जिसके शरीर से वाइली स्किन से आना शुरू होगा तो समझ जाइए कि वो क्या है, वसा है। वो जो वाइली, वसा किसको बोलते हैं? जैसे कि आप घी है, तेल है, ये सब क्या है, वसा है। इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, समझ रहे हैं? वाइली नहीं, चेहरा किसी का वाइली होता है, सुबह सो करके उठिए तो वाइली जैसा लगेगा, तो क्या निकल रहा है, हाँ। और जिसका वाइली चेहरा होगा उसको पिंपल्स अधिक निकलेगा, समझ रहे? क्योंकि वसा अधिक होगा तो वो तेल के जैसा, जो डालडा घी ये सब क्या हो गया, तेल वगैरह ये सब क्या हो गया, ये सारा हो गया वसा। और जो अधिक खाएगा ना ये तेलीय पदार्थ, उसको देखिएगा पिंपल्स रिंकल्स जो है ना सब निकलते रहेगा पकड़ के, समझ रहे हैं? क्या हुआ? हाँ, ये लिपिड जो होता है ना, ये वसा का ही रूप होता है। लिपिड जो होता है वसा का ही रूप होता है, लेकिन ये वसा जो होता है लिक्विड अवस्था में होता है, लसलसा होता है, लेकिन ये हार्ड होता है लिपिड, समझ रहे? चलिए, तो ये कार्बनिक पदार्थ, ये सारे बात बोला। और ओपेरिन का भी लगता है कहीं ना कहीं सिद्धांत सही ये है कि जितना भी जीव बना हुआ है सब में मांस है, और मांस है तो इसका मतलब है कि उसमें क्या होगा, वसा होगा। जितने भी जीव को जलाते हैं तो उससे कार्बन निकलता है, तो स्वाभाविक है उसमें क्या है, कार्बन है। तो इसका मतलब इसका भी सिद्धांत क्या बुझा रहा आपको? सब सही है। तो हमको बस यही याद रखना है कि कौन सिद्धांत का समर्थक कौन था, कौन सिद्धांत कौन दिया। ऐसा नहीं बात है। चलिए, ये हो गया आपका जीवों की उत्पत्ति। ऐसा नहीं बात है। तो क्या किया जाए, और बढ़ाया जाए, छोड़ दिया जाए? छोड़ देते हैं, नींद लग जाएगा सबको, क्योंकि झूठ मूठ का जबरदस्त